बता दीजिए, चुनाव वर्ष भी है, और 2 ऐसे मुद्दे बता दीजिए जो इस बजट सत्र में आप समाधान हो जाए। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा मेरे क्षेत्र में कोई कार्य विशेष रखा हुआ है और लगभग 7 अरब की राशि मेरे विधान क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य के लिए आई है। उसमें से 3 अरब की राशि माननीय मुख्यमंत्री ने जो है उद्घाटन और शिलान्यास कर दिए हैं। और कुछ मेरे ऐसी सड़कें हैं जो प्रमुख सड़कें हैं, जो मेरी नए चौक से कलखर और बैना से नलसर, जो कि मुख्य मार्ग होते हैं, उनकी मुझे जरूरत है और माननीय मुख्यमंत्री ने उसको CRF के तहत केंद्र को भेज दिया है। और ऐसा जो मेरे MLA पार्टी में है वो कलखर से नए चौक के लिए, मैं चाहूँगा कि इसके लिए स्वीकृति इस बजट सत्र में मिलेगी, ये मेरा मुझे उम्मीद है। आप कह रहे हैं कि जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर सरकार की तरफ से पूरी मदद जी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा की बात हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात हो, कैंसर हॉस्पिटल की बात, स्वास्थ्य संबंधी जो बातें थी मेरे क्षेत्र में कोई कमी माननीय मुख्यमंत्री नहीं छोड़ी है। आपके अपर क्षेत्र जो मेरा बल का क्षेत्र है वहाँ पीने के पानी की समस्या रहती थी। आज मुख्यमंत्री ने जो है 40 करोड़ रुपये की लागत से बहुत बड़ी स्कीम जो हमारे जल जीवन मिशन में हर घर में नल और जल जो है उपलब्ध कराया गया है। क्या स्टेटस है, किस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से टच में है? एक तो मैंने आज हाउस में बहुत विस्तार से सारे विषय की जानकारी दी है। ये सबके लिए चिंता का विषय बना है, हम सब के लिए। पेरेंट्स के लिए तो है ही है, जिनके परिवार के लोग वहाँ पर फंसे हुए उनके लिए चिंता का विषय है ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त हम सब लोगों के लिए ये चिंता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं, और यूक्रेन एक बहुत विषम दौर में से जो है गुजर रहा है, कठिन दौर में से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारे लोगों की वहाँ पर जब तक वहाँ है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, और उसके साथ साथ में वो सुरक्षित अपने घर पहुँच सके, ये जिम्मेवारी हमने सरकार की ओर से निभाने की दिशा में प्रयत्न किया है। हमने केंद्र में केंद्रीय मंत्री जी को पत्र लिखा है, और इसमें हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, और उनको वहाँ पर सुरक्षा दी जाए दूतावास के माध्यम से। और उसके साथ जब तक वो वहाँ से वापस नहीं आते हैं, अपने देश नहीं लौटते हैं, घर नहीं लौटते हैं, तब तक के लिए उनके लिए वहाँ सुरक्षा की चिंता की जाए, और उसके साथ साथ में जहाँ पहुँचाने में जिस रूप में उनकी मदद की जा सकती है वो मदद भी की जाए। अभी तक कुछ लोगों से, मेरी परिवार के लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है, सब चिंतित हैं, और हम इस बात को लेकर के आज भी बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि अपनी ओर से, सरकार की ओर से जो भी मदद ऐसे लोगों के लिए जो परिवार के सदस्य वहाँ पर फंसे हैं, जो भी मदद की जा सकती है उसमें पूरी मदद करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। जिस तरह से कल आपने अपील किया था कि हिमाचल प्रदेश की जो CM हेल्पलाइन है उसमें लोग रजिस्टर करें, क्या कोई अभी रजिस्टर कर? मैंने वो कल अपील की थी, क्योंकि अभी तक इसी बात को लेकर के एक परेशानी हमारे सामने थी कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, कितने लोग हिमाचल के वहाँ पर फंसे हुए हैं। उस नंबर को जानना पहले बहुत आवश्यक है। उसी के आधार पर हम उनको वापस लाने के लिए जो व्यवस्थाएं जोड़नी है, व्यवस्थाएं करनी है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक उसमें 60 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और मुझे संभावना लग रही है कि जिन जिनको भी जानकारी मिल रही है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करेंगे, और उससे एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी कि वो यूक्रेन के किस मेडिकल कॉलेज में, किस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वहाँ पर पढ़ रहे हैं, और वो कहाँ रह रहे हैं, एट प्रेजेंट उनकी लोकेशन क्या है, परिवार वाले उन लोगों की उनके साथ क्या संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, फ़ोन पर बातचीत हुई है, इस बारे में सारी डिटेल्स लेने के लिए हमने कहा है। अधिकांश जो बच्चे हैं वो परिवार के साथ संपर्क में हैं, चिंतित हैं, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षित हैं। ऐसे में एक चीज़ को लेकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल बहुत विस्तार से वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन जी से, रशिया के, उनसे बातचीत की है, उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि भारत के जितने भी निवासी यूक्रेन में जो फंसे हैं वो सुरक्षित हों, और उनकी सुरक्षित वापसी स्वदेश हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने
बहुत ज़ोरदार ढंग से अपील की है, बहुत ज़ोरदार ढंग से आग्रह किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें निश्चित रूप से हम सफल भी होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के सभी लोग सुरक्षित होकर के वापस पहुंचे। इसके अतिरिक्त सर प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, कार्रवाई को भी दे आर वर्किंग। देखिए, अब वॉकआउट किया है, कार्रवाई का हमने उसमें ये नहीं कहा, हमने एक ही चीज़ कही है, कोई भी सरकारी कर्मचारी इस बात के लिए अधिकृत नहीं है कि वो खुलेआम हर कहीं हर कुछ बोलना शुरू कर दे सरकार के खिलाफ। वो सरकार के कर्मचारी नियमों के अनुसार अपनी बात जहां कहनी है उनको वो कहें। उनका कोई सुझाव है, आग्रह है, कोई इशू है जहां पर उनके जो है वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं जिस मुद्दे पर, तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उसके बाद छुट्टी पर भी नहीं है, तो वो स्थिति मुझे लगता है कि उचित नहीं है और ये आदत का हिस्सा नहीं भी बनना चाहिए। ये भी बड़ा स्पष्ट है कि खासतौर से जो कर्मचारी अगर हैं, तो आज हमने ये व्यवस्था की है ऐसा नहीं है, यहाँ से पहले एक बार नहीं अनेक बार लागू हुई है। और जब पूर्व सरकार के दौरान तो आपको मालूम है आंदोलन को किस प्रकार से कुचला गया है। ये इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। लोगों की मौत हुई आंदोलन के दौरान, लोग घायल हुए हैं, लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम उनको यही कह रहे हैं, आप शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात कहिए, लेकिन किसी राजनीतिक दल पर भरोसा करके उनकी बात को, उनके एजेंडे को लेकर के आप चलते रहिए, ये नहीं हो सकता है। और अपनी बात कहने का अधिकार आपको है तो आप हमारे सामने उस बात को कहें, लेकिन आंदोलन के रूप में राजनीतिक दृष्टि से किसी को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। विपक्ष के बारे में कुछ विपक्ष बिना सोचे समझे किया जा रहा है और वहां पर सोच समझ वाला आदमी कोई रहा नहीं है आज की तारीख में, और इसलिए राजनीतिक मफाद के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ। ये सारी चीजें उनके क्रिएट की हुई है और ऐसे में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कर्मचारियों के लिए, ये आपके हित में नहीं है कि कुछ नेताओं के कहने पर आप आंदोलन शुरू कर दें, तो उस आंदोलन की स्वीकार्यता नहीं होगी। थैंक यू।